नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ अशरिया से शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आलमी सतह पर आपने देखा कि किस तरह गज़ा जंग बंदी का ऐलान किया गया, उस पर अमल भी किया जा रहा है और जो फ़लस्तीनी दूसरे इलाक़ों में जो अपने जाने बचाने के लिए मुंतकिल हुए थे या फिर उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया था, वो फिर अपने घरों को वापस होने लगे हैं, लौटने लगे हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है तो आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान फिल वक्त अब तालिबान पर भरोसा किए हुए है और चाहता है कि तालिबान के ज़रिए पाकिस्तान के साथ निमट ले। वैसे भी तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव की कैफियत पाई जाती है। हर रोज़ कई अफराद यानी अफ़गानिस्तान के भी और पाकिस्तान के भी मारे जा रहे हैं, यानी फ़ौजी मारे जा रहे हैं और उधर तालिबान अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब फ़ायदा किसका होगा, ये सोचने वाली बात है। और हमारे पास अजीत दोवल कौमी मुशीर सलामती, जो मुशीर सलामती हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो तो एक हमारे लिए एक बहुत ही नादिर व नायाब ओहदेदार माने जाते हैं और उन्होंने जो चाल चली है वो ऐसा लगता है कि कामयाब हो गई है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का या फिर अमित शाह का कोई किरदार नहीं है और ना ही बीजेपी के या आरएसएस का कोई किरदार है कि वो तालिबान से क़ुर्बत इख्तियार करे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तालिबान ने जिस तरह अमेरिका को ज़लील ख़ार किया और उससे पहले अफ़गानियों ने जिस तरह रूसी फ़ौज का अफ़गानिस्तान को क़ब्रिस्तान बना दिया था, अब क्या पाकिस्तान की बारी आई है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन तालिबान के बारे में कहा जाता है या अफ़गान जंगजुओं के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ताहम आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब भी पाकिस्तान में लाखों की तादाद में अफ़गान महाजिरीन पनाह लिए हुए हैं और पाकिस्तान चाहता है कि उन्हें रुखसत किया जाए मेहमानों को, लेकिन अब वो मेज़बानी से तंग आ चुका है। उसके बावजूद भी अफ़गान महाजिरीन अफ़गानिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है और यही जो है मसला दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस बना है। लेकिन हिंदुस्तान उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकता है और उठाने के लिए आगाज़ भी कर दिया गया है। अफ़गान जो है वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी हिंदुस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर हैं और आपको यही बता दें कि पहले तो ये कहा गया कि क्या तालिबान हुकूमत का जो परचम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या फिर मुलाकातों में हो, वो लहराया जाएगा और उसकी इजाज़त हुकूमत हिंद देगी, देना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत तालिबान से काम लेना है। और क्यों लेना है, किस लिए लेना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अजीत दोवल को मैदान में उतार दिया गया है। पाकिस्तान का मुकाबला हिंदुस्तान डायरेक्ट नहीं करेगा, बिलवास्ता करेगा, तालिबान के ज़रिए करेगा, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो हमारा कलमा है, आप देखेंगे कि तालिबान हो या फिर सऊदी अरब हो, उनके परचमों पर यह कलमा ज़रूर होता है। तो बहरहाल हिंदुस्तान में और वो भी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ये कलमा तैयबा का जो वो है या कलमे शहादत का भी आप देखेंगे कि परचम है वो लहरा रहा है। और तालिबान ने ये बता दिया है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, अपनी शर्त के मुताबिक हुकूमत हिंद हो या हुकूमत अमेरिका हो से बातचीत के लिए झुका सकते हैं। बहरहाल आपने देखा कि अमीर ख़ान मुत्तक़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून सहाफ़ियों को शामिल नहीं किया गया, ये भी तालिबान की शर्त थी, शायद हुकूमत को ये मानना पड़ा। तो बहरहाल हम चलते हैं यासिर की तरफ और पूछते हैं कि आखिर तालिबान के सामने झुकने या तालिबान से क़ुर्बत इख्तियार करने का क्या मक़ासिद हो सकते हैं। देखिए, सबसे अहम बात तो आपने ही बता दी क्या मक़ासिद हो सकते हैं, क्यों झुका जा रहा है और उसके पीछे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने भी बोला कि एक तो परचम की बात बोली कि झंडा आप नहीं फहरा सकते, पहले ये कहा गया था अपना झंडा नहीं लगा सकते क्योंकि आपको अभी हिंदुस्तान ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान को क्या बोला, तालिबान सरकार को अभी हिंदुस्तान ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन उसके बावजूद कल हमने देखा कि एक छोटा सा झंडा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, सफ़ेद कलर का झंडा था वो। दूसरी चीज़ आपने बोली कि कल कोई भी खातून रिपोर्टर को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि जो तालिबान सरकार में जो लोग आए हैं अमीर मुत्तक़ी, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया था किसी भी कानून पत्रकार को या रिपोर्टर को यहाँ नहीं आना है, तो वो सरकार ने बात मानी। इसको लेकर के हमने देखा कल काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के आज प्रियंका गांधी का बयान सामने है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी तालिबान के प्रतिनिधि के भारत दौरे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर कृपया अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, मतलब कोई बयान खुद दीजिए। अगर महिलाओं के अधिकार को लेकर आपकी सोच एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में
कैसे होने दिया गया। जिस तरह से कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के बयान सामने आने कि महिला पत्रकारों को वहाँ पे नहीं जाने दिया, इसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन जिस तरह अभी हमने देखा कि रियाज साहब ने बोला कि जब भी कोई हिंदुस्तान आता है तो उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत की जाती, क्योंकि वो हमारा मेहमान होता है। और फिर कल जो हमने देखा कि आमिर मुत्तकी ने जो बयान दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने ठीक से टारगेट किया है। उनका कहना है कि मैं दोनों देशों से रिश्ते अच्छे बना के रखना चाहता हूँ। साथ ही जब उनसे पाकिस्तान ने जो हमला किया तो उस पर बात की गई, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई आपको अगर कोई भी तालिबान से झगड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो आप जा करके अमेरिका से और रशिया से पूछ लीजिए कि हमने उनकी क्या हालत की है। तो खुली चुनौती दी है कि आप अगर हमसे भिड़ेंगे तो आपको मतलब आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन वहीं सर एक चीज़ और सामने आती है कि हम ये देखते हैं कि आज से 4 साल पहले ये एक बयान दिया जाता, तो अभी तक दिए जाते हैं कि तालिबानी फरमान आया है। इसको लेकर के काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, बीजेपी के लीडर्स हो गए या फिर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा इस तरह के बयान देते रहते थे। लेकिन कल जब हमने देखा कि उनसे देवबंद जाने की बात की गई मुत्तकी से, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये बताया कि देवबंद से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। देवबंद एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग इल्म हासिल करते हैं और वहाँ से इल्म हासिल करके लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो वो अब जो है मुत्तकी, उनका जो प्रतिनिधिमंडल है, डेलीगेशन है, वो देवबंद भी जाएगा। और देवबंद से एक चीज़ और याद आती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 4 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तालिबान का समर्थन करने के आरोप में मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। विपक्षी मुस्लिम सांसद पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। अब तालिबानी नेता मौलवी आमिर खान मुत्तकी भारत के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसी दौरे में वो उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद भी जाएंगे और उसी हिंदुत्ववादी मानसिकता वाली योगी प्रशासन उन्हें पूरी तरह से बाइज्जत रिसीव करेगा और उन्हें देवबंद ले जाएगा और उन्हें ताजमहल के दर्शन करवाएगा। ताजमहल का दीदार करवाने के लिए उनको ले जाया जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ के मुंह पे एक तमाचा है। योगी आदित्यनाथ ने ही ये कहा था कि जो भी तालिबान की हिमायत करेगा वो देश के साथ नहीं है और जो भी तालिबान से हाथ मिलाएगा वो देश के साथ नहीं है। आज हमने देखा कल कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री जयशंकर, उन्होंने हाथ मिलाया है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी शर्तों पे हुई। तालिबान की तरफ से जो शर्त रखी गई थी कि हम झंडा ज़रूर लगाएंगे, कोई भी महिला पत्रकार वहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो उनकी शर्तों को माना गया। दूसरी चीज़ ये कि वो देवबंद भी जाएंगे और वही उत्तर प्रदेश सरकार, वही योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, जो कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रशासन को पहले ये इजाज़त दी थी कि कोई भी अगर तालिबान का समर्थन करता उस पर FIR दर्ज करो, उसको गिरफ्तार करो, वही प्रशासन उन्हीं तालिबानी नेताओं के साथ जा करके उनको हर जगह घुमाएगा और पूरी इज्जत के साथ फिर दोबारा दिल्ली वापस लेकर के आएगा। तो आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है ये कि कभी भी आपको किसी भी मामले में मुसलमानों के खिलाफ बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि आपके ऊपर जो देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं या वहाँ पे जो रणनीति सेट होती है उससे बाद में आपको कहीं मुंह की ना खानी पड़े। बहरहाल नाज़रीन, जैसे कि यासिर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ अब मकमसे में पड़ गए हैं, बड़े आजमाइश में पड़ गए हैं। अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है, क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अब योगी बकवास करने की हिम्मत कर सकते हैं, जुर्रत कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने तालिबान वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ किया है। ये कौमी पॉलिसी होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी होती है। इस तरह के जाहिल लोग जो है वो एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी को नहीं जानते। उन्हें ये बताना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या बेहतर है उसे करना चाहिए और हुकूमत वैसा करती भी है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या संघ परिवार पर भी अब उंगली उठाई जाएगी कि तालिबान को किस तरह इजाज़त दी गई, आमिर खान मुत्तकी को किस तरह इजाज़त दी गई, वो यहाँ पर उनका किस तरह वालेहाना इस्तेकबाल किया, खैर मकदम किया गया। ये और बात है कि हमारे मकासद अलग है, पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना है, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर अब योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? जैसा कि यासिर ने कहा
कि तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर खान मुत्तकी का दौरा और ये उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद पहुंचना और फिर वहाँ से ताजमहल का मुशाहिदा करना, यानी यादगार मोहब्बत ताजमहल का मुशाहिदा करना एक बहुत बड़ा यानी गैर मामूली काम है। और इनके लिए यानी योगी आदित्यनाथ के लिए चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ है, तो मैं कहूँगा उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ नहीं बल्कि उसके सर पर एक जोरदार पचकड़ है। क्योंकि आप देखेंगे जिस शख्स की अकल मारी जाती है तो वो हिंदुस्तान में ऐसे फैसले करने लगता है जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचता है, हिंदुस्तान की मईशत को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान के दस्तूर को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे शख्स को मैं समझता हूं कि सर पैर या इधर उधर के बात नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसने हिंदुस्तान को जलील करने का बायस बना है। लेकिन हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान जलील हो, बल्कि जो हिंदुस्तान को जलील करते हैं वो जलील हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही यानी करिश्मा हो गया है कि अब योगी आदित्यनाथ जलील हो रहे हैं, मोदी जलील हो रहे हैं इस मामले में कि तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा है उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया है, मजबूरन तालिबान का झंडा लहराना पड़ा है, मजबूरी है। और ये मजबूरी वज़ीर आज़म अच्छी तरह जानते हैं, वज़ीर दाखिला अमित शाह अच्छी तरह जानते हैं, और फिर मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवाल अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को अगर झुकाना है तो फिर तालिबान को इस्तेमाल करना होगा। ये योगी आदित्यनाथ क्या जानता है बेचारा, उत्तर प्रदेश में मस्जिद मंदिर करता रहता है, आई लव मोहम्मद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाता है। और हद तो यह है कि हर तरफ फिरका परस्ती की जो आग है वो भड़का रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सारा हिंदुस्तान कह रहा है और अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। हद तो यह है कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। वो ये समझता है कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर है, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का जितना हिंदुस्तान है, आजम खान का भी उसी तरह हक बनता है हिंदुस्तान पर। ये मोदी को भी सोचना चाहिए, अमित शाह को भी सोचना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए। अगर उनकी सोच और फिक्र गुम हो गई है या कमजोर हो गई तो फिर उन्हें क्या खाना चाहिए ये मैं नहीं बताऊंगा बल्कि अशर यासिर बताएंगे। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ख़ास करके कई ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जो कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी, से पहले हमने देखा कि संभल को टारगेट किया गया था और संभल में बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद अब बरेली को टारगेट किया जा रहा है। तो अभी सबसे अहम चीज़ ये है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनको अपने जो भी, अगर आपको कुछ करना है, कहीं प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए एक अच्छी सी रणनीति के साथ प्रोटेस्ट किया जाए, क्योंकि बाद में फिर इसी तरह की हरकतें आपके साथ भी हो सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक मठ से उठा करके यहाँ ला के बिठाए गए हैं, तो उनके जहन में अभी भी वो चीज़ें भरी हुई हैं जो कि ब्रेन वॉश करने की वो सबको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ काम है नहीं। जब आप किसी मठ से आते हैं, ये मेरा नहीं कहना है, या वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका ये कहना है कि जो कोई भी मठ से आता है उसकी मेंटलिटी मठ वाली ही रहती है कि वो मठ में जिस तरह रहता है, जिस तरह जो वहाँ पे जनता आती है उसके साथ सलूक करता है, उसी तरह से वो जब इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठता है तो उसका दिमाग अभी भी वहीं पर अटका हुआ है, क्योंकि वो वहाँ से निकल नहीं पाता है बाहर। लेकिन आपने देखा कि किस तरह योगी आदित्यनाथ मदरसा और मदरसे वालों पर तनकीद करते हैं, लेकिन मदरसे जो होते हैं वो अमन का मरकज़ होते हैं। और वहाँ देखेंगे कि आप वहाँ पर तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं होती है। उसके बावजूद भी जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं जो हमेशा भोगते रहते हैं वो यही कहते हैं कि मदारिस जो होते हैं, दीनी मदारिस, वो दहशतगर्दी के मराकिज़ होते हैं। तो अब ये जो अमीर खान मुत्तकी हैं वो भी एक मदरसे के से ताल्लुक़ रखते थे, मदरसे के तालिब इल्म थे, और वो आज वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से हिंदुस्तान आए हैं। तो उनका किस तरह यानी खैर मकदम किया जा रहा है, आवभगत की जा रही है, क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान में हमारे मफादात हैं। अफ़गानिस्तान में अगर हम ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो ये नहीं देखना चाहिए कि वहाँ पर कुर्सी सिदारत पर या हुकूमत कौन चला रहा है, मदरसे का बच्चा चला रहा है या मदरसे का आलिम चला रहा है या मौलवी चला रहा है, ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हमारा फ़ायदा कैसे हो, मफादात क्या हैं, ये देखना चाहिए। लेकिन एक बात है, तालिबान की तारीख रही है, अफगानियों की तारीख रही है कि वो कभी किसी के सामने झुके नहीं है बल्कि झुकाया है, और उन्हें झुकाना बहुत अच्छा आता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तालिबान का सवाल है, जिस तरह अमेरिका को जलील ख़ार किया, सुपर पावर अमेरिका, हर किस्म की उसके पास टेक्नोलॉजी, असरी टेक्नोलॉजी, और आप देखेंगे सामान्य हरबी यानी जंगी आलात का ज़ख़ीरा, दुनिया को हथियार फराहम करता है। लोग तड़पते हैं जी हुजूर ट्रंप, जी हुजूर ट्रंप के नारे लगाते हैं। आपने सच कहा है, अगर वो गलत भी करता तो कहते हैं आपने बहुत अच्छा कहा, आपको बहुत बहुत मुबारक।
हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो पिछले 4 दिन में 2 मरतबा मुबारकबाद दे चुके हैं। ये क्यों दे चुके हैं? चिदम्बरम ने बता दिया है। चिदम्बरम ने कहा, वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि आप चापलूसी ना करें ट्रंप की, बल्कि जो आपका अपना मौक़िफ़ है वो उस पर डटे रहें। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने 4 दिन में 2 मरतबा मुबारकबाद दे दी है और सारी दुनिया के जो बेचारे यस मैन जो है वो ट्रंप के हर फैसले को, हाँ आपने बहुत अच्छा कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने बिल्कुल अच्छा कहा है। लेकिन बेचारा वो भी देखिए आप किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है और उनका तर्ज तखातुब होता है या लब लहजा होता है, कितना बुरा होता है। अब कल ही देखिए अमन का नोबेल इनाम दिया गया है खातून को, और वो भी वेनेजुएला की, और वेनेजुएला जो है अमेरिका का सख्त और कट्टर मुखालिफ ईगो शावेज को आपने नाम सुना होगा। तो बहरहाल अमेरिका के खिलाफ उन्होंने ज़िंदगी भर यानी मुखालिफत की अमेरिका की, और इस खातून ने कहा जाता है कि जमहूरियत के लिए काम किया। अब कांग्रेसी कायदीन कहने लगे हैं कि राहुल गांधी ने भी तो जमहूरियत के लिए काम किया। तो अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर मोदी सख्त इक़दाम करते हैं तो फिर राहुल गांधी को अमन का नोबेल इनाम दिया जा सकता है, ये हमारा ख्याल है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि एक और ख़बर की तरफ चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान में अब नौजवान बहुत ज़्यादा यानी हरकत क़ल्ब बंद होने से अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। वीरेंद्र सिंह घुमन, आपको बता दूं ये नाम कोई मोहताज तारुफ नहीं है, ये बॉलीवुड में मशहूर नाम है। टाइगर 3 में उन्होंने गैर मामूली काम किया था, और आपको यही बता दूं कि 2009 में उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था। बॉडी बिल्डर हैं और सलमान खान से बहुत क़ुर्बत रखते हैं। और आपको यही बताना ज़रूरी है कि 2009 में जहां उन्होंने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता था, मिस्टर एशिया भी जीतते जीतते रह गए थे, फर्स्ट रनर अप रहे थे। तो बहरहाल हरकत क़ल्ब बंद होने से उनकी मौत हो गई है। सलमान खान ने अफसोस का इजहार किया है, लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक नौजवानों के और कम उम्र लोगों के मरने का सवाल है, हरकत क़ल्ब बंद होने से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और कहा तो यही जाता है कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान टीके लिए थे या वैक्सीन लिए थे, उसका ये असर हो सकता है। इसके अलावा तर्ज ज़िंदगी, खाने पीने के जो तौर तरीक़े हैं, आदत यानी फूड हैबिट्स जो हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्योंकि कोई क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग करते हुए वो गिरकर फौत हो जाता है, कोई डांस करते करते अपनी ज़िंदगी का ख़त्म यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो कोई आप देखेंगे कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, वो भी खेलते हुए अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाता है। तो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं ये बहुत ही तशवीशनाक है। और अब आपको ये बता दें कि जहाँ तक वीरेंद्र सिंह घुमन की उम्र का सवाल है, 41 साल थी। जी सर, 41 साल थी। और सबसे अहम चीज़ ये कि कल हमने देखा सलमान खान ने अपना उसके लिए ट्वीट किया और उनके लिए बोला कि हम बहुत मिस करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह अभी सर ने बोला कि कोविड वैक्सीन जब से लगी हैं उसके बाद से ये केसेस बढ़े हैं, और रोज़ 2-3 केसेस ऐसे सामने आ जाते हैं तो जो बहुत यंग लोगों की, यहाँ तक कि 8 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक से मौत हुई है। अभी आप देखिए कि वीडियोज़ में सामने आया है कि 8 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। तो ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, इन पे ये कहा जाता है कि ये लोग शायद अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए कुछ इंजेक्शंस लेते हैं या कुछ प्रोटीन लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन जो 8 साल की बच्ची की मौत हुई थी उसमें कहा था, या फिर जो हमने देखा कि लोग डांस कर रहे हैं, डांस करते करते उनकी मौत हुई जा रही है, कोई क्रिकेट खेल रहा है उसके क्रिकेट खेलने ही फ़ौरन मौत हुई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कोविड के बाद बढ़ी हैं। इसको लेकर के हिंदुस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी मुहिम नहीं चलाई गई है। हालांकि हमने देखा कि अगर किसी और कंट्री में ऐसा होता है तो उसके ख़िलाफ़ सरकार एक्शन लेती है और सरकार उससे फिर पूछताछ के लिए अपनी टीम भेजती है। लेकिन हिंदुस्तान में जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये कह दिया जाता है कि ये चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन अब इस वजह से सामने आ रही क्योंकि अब सोशल मीडिया ज़्यादा लोग एक्टिव सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं, इस वजह से ऐसी चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें जो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं उनकी भी मौतें हो रही हैं। उसकी मौतों पे डॉक्टर्स का भी ये कहना रहता है या फिर कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका ये कहना रहता है, एक्सपर्ट्स का ये कहना रहता है कि ये लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ इंजेक्शंस लेते हैं या फिर कुछ प्रोटीन्स का सहारा लेते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, या फिर अगर उनको लगता है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी अलग हो रही है तो उसके लिए वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो शायद इसका भी नतीजा होता है कि जो आपकी हार्ट बीट है वो तेज़ होती है, उसके बाद अचानक स्लो हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना रहता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह अपोजिशन का भी कहना रहता है कि जब से कोविड की वैक्सीन्स लगाई गई हैं
उसके बाद से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं और उसमें कोई भी मतलब यंग जो लोग हैं उनके साथ भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं और जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके साथ भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें बच्चों के साथ भी चीज़ सामने आ रही है। तो इसके लिए सरकार को उन कंपनीज़ को टारगेट करना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के लिए काम किया था। सर हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल से है और वो ये है कि अब सारे अरब दुनिया में, सारी मुस्लिम दुनिया में और सारी दुनिया में राहत की सांस ली जा रही है कि इसराइल को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े हैं। ये और बात है कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ था और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह 76,000 से ज़ायद, ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार मैं आपको बता रहा हूँ, 76,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि मलबा जो है यासिर, वहाँ पर आप देखेंगे कि उस मलबे तले अब भी 10 से 15,000 फ़लस्तीनी दबे हुए हैं, उनकी लाशें दबी हुई हैं। लेकिन याद रखिए कि जहाँ तक शहादत का सवाल है, ये बहुत बड़ी यानी नेमत उज़्मा इसे कहा जाता है और ये नेमत फ़लस्तीनियों ने जिस तरह हासिल की है वो उसके लिए बहुत बड़े मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। इसलिए कि अपने मुल्क के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने और बैतुल मक़दस के लिए, अर्ज़ मुक़द्दस के लिए जान का नजराना पेश करना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा एजाज़ है। और अल्लाह ताला ने फ़लस्तीनियों को ये एजाज़ बख्शा है और उन लोगों ने देखिए अब 2 साल 3 दिन तक सिर्फ उसने फ़लस्तीनियों का मुकाबला, इसराइल का मुकाबला नहीं किया, इसराइल के हथियारों का मुकाबला नहीं किया, इसराइल की दरिंदगी का मुकाबला नहीं किया, बल्कि अमेरिका के बमों का, हिंदुस्तान के ड्रोन्स का भी उसने मुकाबला किया है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान ने भी इसराइल को ड्रोन्स रवाना किए थे और बार बार हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को फ़ोन करके हालात से वाक़फ़ियत हासिल करते थे। तो बहरहाल उन्हें फ़लस्तीनियों के सिलसिले में कभी भी हमदर्दी का इजहार करने का मौका ही नहीं मिला बेचारों को, इसलिए मसरूफ़ रहते हैं कि वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे सके। उन्हें ये भी पता नहीं चला कि फ़लस्तीन में इसराइल की दरिंदगी यानी नेतन्याहू जो खसाई कहा जा सकता है मशरिक़ वस्ता का, उसकी वजह से फ़लस्तीन के 25,000 के करीब बच्चे शहीद हुए और मैं समझता हूँ कि 15,000 तक ख़वातीन भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुई। और आज हाल ये है कि नाक़िस ग़िज़ा की वजह से कम अज़ कम 66,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लायक है। लेकिन ऐन वक्त पर अल्लाह ताला ने फ़लस्तीनी की मदद की है, ये जंग बंदी हो गई है। ये अलग बात है कि ट्रंप की भी नीयत ठीक नहीं थी, टीएम के और ट्रंप के इरादे भी ठीक नहीं थे, इस वजह से कि ट्रंप जो है वो चाहते थे कि कल जो ऐलान किया गया यानी पीस प्राइज़ का, नोबेल पीस प्राइज़ का, उससे पहले जंगबंदी हो जाए। इस तरह उन्हें 8 जंगों को रोकने का एजाज़ हासिल हो जाए और वो इस बुनियाद पर अमन का नोबेल इनाम हासिल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन आपने देखा कि खुदा जिसे जलील करना चाहता है उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता और अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त देना चाहता है, जिस तरह फ़लस्तीनियों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा है, उन्हें कोई जलील नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही। कल जिस तरह हमने देखा जब नोबेल पीस का अनाउंसमेंट हुआ उस दौरान फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आता है कि नोबेल पीस कमेटी ने भी जो अनाउंसमेंट किया उसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जोड़ी गई है। और ये सारी चीज़ों के बाद आज फिर ट्रंप का एक बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दे दो। यूएस राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। उन्होंने आगे कहा है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये साल 2024 के लिए दिया गया है और मैं 2024 में चुनाव लड़ रहा था। हालांकि उनको अभी भी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो पीस का इनाम दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम वो उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये साल 2024 के लिए दिया गया और साल 2024 में ट्रंप का ये कहना है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा था, इस वजह से मैं इसका हकदार नहीं हूँ, लेकिन अगला जो आएगा उसमें मैं फिर अपनी पूरी ताकत झोंकूंगा। बहरहाल जहाँ तक आप देखेंगे कि नोबेल पीस प्राइज़ का सवाल है, ये कम से कम कहा जाता है कि 106 अफराद को अब तक दिया गया है, उसमें बाद मर्ग कितने लोगों को दिया गया अब तक पता नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, ट्रंप को अगले साल ये उम्मीद है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाएगा, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक चीज़ सर, सॉरी रोक रहा हूँ मैं, कि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीफ मार्शल और जो नेतन्याहू है उनका क्या वो रहेगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उनको बाकायदा नोटिफिकेशन भी दिखाया था। जी हाँ, जी हाँ, क्या हमने आपको नॉमिनेट किया है। जी जी जी, हो सकता है बाद में मिल जाएगा, वो रहें या ना रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और जब आप अंदाज़ा कीजिए अगर इन ज़िंदगी इनके हाथ में होती तो किस कदर ये जुल्म वो जबर ढाते। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।